नमस्कार साथियों, मैं अंकुर शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माय डियर साइंस पर। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे PYQ ऑफ ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक में आए हुए जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा होगी, साथ में ही चर्चा होगी एक अच्छे एनालिसिस के साथ कि आगामी पेपर में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नीट के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो पॉज करके इस टेबल को बाद में देख भी सकते हैं जहाँ पर बताया गया है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तो 2 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, कभी 3 भी हुए हैं तो कभी 1 भी रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 2013 से शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। 2013 में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था आपके साथ डायग्राम। ये शायद जब ये टॉपिक जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहला डायग्राम यही दिया हुआ है और यहां पर आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ए ट्रैकिया है, बी प्लूरल मेम्ब्रेन है और सी एल्वलाई है और डी डायफ्राम है। अगर बात करें हम ऑप्शन डी के बारे में, शुरुआती देखो अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो यहाँ पर जो डी यानी डायफ्राम शायद इसकी शेप होती है डॉम शेप, गुंबद आकार कहते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में बोला गया है कि डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये स्टेटमेंट तो सही है कि जो इंस्पायरेशन के समय जो डायफ्राम होता है वो नीचे हो जाता है, सही है। लेकिन ये क्या कह रहा है? it is lower end of lungs. No, it is not lower end of lungs, it is lower end of thoracic cage। तो यही क्वेश्चन हमारा गलत हो गया भाई, मतलब ये यहीं से गलत हो गया। तो करेक्ट पूछा तो ये तो गलत हो गया। अगला कौन सा है? ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब होती है, सही बात है, लेकिन यहां पर कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, शायद 16 से 20। अरे समझ रहा है ना? चला आगे देख बेटा। प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल भाई बी जो है लेबलिंग वो प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में, और हम जानते हैं कि ये जो होती है हमारे लंग्स के चारों ओर होती है और जिसका काम होता है शायद हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? सराउंडेड रिप्स, नहीं बेटा सराउंडेड लंग्स। यहीं पर एक क्वेश्चन गलत हो गया। आगे देख सी एल्वेलाई, आई थिंक यूनिट ऑफ लंग्स, आई थिंक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यहीं से हमारा गैस एक्सचेंज होता है। तो देख बेटा थिन वॉल वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे की ऐसे आ गई और यही तेरा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? आजा दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर तेरे को एक डायग्राम दिया है, देख सुन, तेरी सहूलियत के लिए और तेरे टाइम बचाने के लिए मैंने सारी चीजों को पहले से लिख लिया है, क्योंकि इतना तो आइडिया तेरे को होगा यार इन सब चीजों के बारे में। तो आजा यार, ए जो है वो पल्मोनरी वेन को शो कर रहा है, बी जो है वो डॉर्सल एओर्टा को शो कर रहा है और इनमें पाए जाने वाला ब्लड जो होता है वो ऑक्सीनेटेड होता है, जिस पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 और प्रेशर ऑफ CO2 40। कोई समस्या नहीं है तेरे को। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि डी और सी वेना कावा को जो शो कर रही है उसमें बहने वाला ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जिसमें PO2 होता है 40 और PCO2 होता है 45। कोई समस्या नहीं है। बस तेरे को ये पूछा गया है कि भाई बता दो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है। आजा, डी क्या डोर्सल एओर्टा है क्या? नहीं भाई, डी कहां पर? नहीं, डी तो पल्मोनरी आर्टरी है, ये यहीं गलत हो गया। ए पल्मोनरी वेन है क्या? हाँ, ए तो पल्मोनरी वेन है। टेक इम्प्योर नहीं बेटा, इसका काम होता है ब्लड में प्योर ब्लड को लेकर आना, तो ये स्टेटमेंट यहां गलत हो गया। उसके बाद आजा पल्मोनरी आर्टरी बी नहीं, बी तो हमारी डॉर्सल एओर्टा है, गलत हो गया भाई, आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आगे देख सी क्या हो गया? वेना कावा। हाँ यार, सी वेना कावा है जो हमारे ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट से लेकर जाती है हमारे राइट एट्रियम में, सही है। और जहां पर PCO2 होता है वो 45 होता है, लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? आगे देख, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि यार जो 70% जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देख सुन, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कितना जाता है? 7%। उसके बाद कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में 20 से 25%, लगभग 23% भी तू इसे कह सकता है। और जो रिमेनिंग जो तेरे पास बच गया 70%, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। पहला ही आंसर आ जाएगा। यस और नो? आगे देखो, आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिसोसिएशन कर्व है अगर वो राइट साइड हो जाए तो क्या होगा। मेरा बेटा तो इस बात को जानता है कि अगर राइट साइड हुआ तो शायद अनफेवरेबल कंडीशन। अरे मेरे बेटा इसको शायद तू बोर इफेक्ट कहता है, हाँ या ना? और ये जो अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है ये कब होगी? ये कंडीशन सर जब PO2 हो जाएगा लो, पहला। दूसरा,
जब PCO2 हो जाएगा हाई, और मेरा बेटा तो जानता है जब PCO2 हाई, अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये ज्यादा हो गया, अरे तेरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो मेरे बेटा हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा, और अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा तो बेटा पीएच लेवल कम हो जाएगा। और साथ में इस अनफेवरेबल कंडीशन के लिए एक और फैक्टर जिम्मेदार है, दैट इज टेम्परेचर, और इसमें टेम्परेचर हो जाता है हाई। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन के लिए दिखा रही हैं। देख पहला ही ऑप्शन, ये कब होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया, देखना यही तो लिखा हुआ है। बाकी जो सारे के सारे जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो तेरे आंसर को जस्टिफाई नहीं कर रहे, समझ रहा है। आगे आ जा, देखो सुनो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यार ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा बच्चों के गलत होने वाला क्वेश्चन में से एक है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की फीलिंग समझ, कि जब कोई इंसान अपनी बॉडी में अपने रेस्पिरेशन के समय अपने ब्रीदिंग को होल्ड कर लेता है, तुम सब भी एक बार सांस खींच के देखो, उसके बाद एक समय के बाद सांस छोड़ने की इच्छा होती है, वो क्यों होती है? क्या बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई या बॉडी में CO2 ज़्यादा हो गई? देख बेटा, ये तेरी बुक में लिखा हुआ है, जहाँ पर मैकेनिज्म और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करके एक NCERT की लास्ट में एक लाइन है, तो जहाँ ये डिजीज शुरू होती हैं उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन, उसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का रोल इन सब चीज़ों में, मतलब गैस के ट्रांसपोर्टेशन में या रेस्पिरेशन में बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं कम हुई, ऑक्सीजन नहीं, तेरी बॉडी में CO2 ज्यादा बढ़ गई। तो यहां पर क्वेश्चन देखना, जब भी तुम तुम्हारे होल्ड करते हो ब्रेथ को, ब्रीदिंग को, तो उसके बाद जो इच्छा होती है जो सांस लेने की, वो क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन राइज हो गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद पूछा गया है कि यार एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है। देख सुन, ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं ब्लड में। ब्लड जो एल्वेलाई में जो होता है उसमें ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, मैं तो दोनों की बात कर लेता हूं तेरे साथ, आजा। देख सुन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एल्वेलाई में तो दोनों तरह का ब्लड आएगा ना यार, क्योंकि O2 CO2 इनका एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कितना होता है बेटा 104, और ये होता है बेटा 40। डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात करें तो ये होता है 40 और ये होता है 45। अब तुमसे पूछा क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई में जो प्रेशर होता है वो 104 है। अब आप बताओ कि जो 104 है वो किससे बड़ा है, किससे कम है, किससे ज्यादा है? तो देखो यार 104 जो है, एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, इसे 95 करूंगा भाई, 95। तो आओ यार, क्या लेस देन है क्या ब्लड से? भाई ब्लड दोनों ही देख लो, कोई सा भी है, 104 कम नहीं होता 95 से। इसके अलावा लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से अब 104 और 40 कहां पर कोई इक्वल इन दैट इज ब्लड ना भाई, मोर देन दैट इन द ब्लड। यस, देख सुन मेरे बेटा, ब्लड में कितना है 95, एल्वेलाई में कितना है 104, यही तो आंसर बन गया। देख अच्छे से सारी बातों को, पोज कर करके देख सारी बातों को। आजा आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यार अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है मेनली, तो उसके लंग्स में कौन सी बीमारी हो जाएगी? देखते हैं इसके बारे में। यहां पर एक डायग्राम जो कि एक शो कर रहा है कि कोई इंसान सिगरेट पी रहा है। आप ये तो जानते हो ना कि हमारी एल्वेलाई का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देना और हमारे ब्लड में पड़ी हुई CO2 को खींच लेना, यही काम होता है इसका। लेकिन अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीने के दौरान उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अंदर जाएगी, जिसके कारण ये जो एल्वेलाई है जो भी गैसों का एक्सचेंज कर रही थी, शायद ये ब्लॉक हो जाएंगी। अरे यस और नो? नाम सुना होगा लेसेथिन, एक्ट एज ए सरफेस्टेंट, सॉरी टू से सरफेस्टेंट। तो उसमें क्या होगा, अब ये ब्लॉक हो गई, अब होगा क्या, बॉडी में जितनी ऑक्सीजन बॉडी में आनी चाहिए उतनी आएगी नहीं, बॉडी से जितना CO2 जाना चाहिए उतना जाएगा नहीं। समझ पा रहा है? और इसी बीमारी को मेरा बेटा क्या कहता है, एम्फाइसीमा कहता है। यस और नो? आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जब भी हम सांस जब छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स क्यों नहीं होते? आउट ऑफ NCERT की बात है ये, NCERT में इस चीज को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो देखो होता क्या है, आपके जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो होता है 760 mmHg। ठीक है जी,
कोई समस्या नहीं है। और जो आपके लंग्स के बाहर जो हमारी प्लूरा है, डबल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो कैविटी है विच इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, उसमें जो प्रेशर पाया जाता है वो पाया जाता है 756 mmHg। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, ये प्रेशर जो है वो इसकी कंपैरिजन में कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और ये जो प्रेशर है वो इसकी कंपैरिजन में कैसा है? नेगेटिव। ये ऐसा ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुनो, शायद हाई प्रेशर जो होता है वो लो प्रेशर को धक्का मारेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर इनका प्रेशर कम रहता तो ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है ये इसको धक्का मारता और आपके जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ मेरे बेटा? अब ये प्रेशर तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये हमेशा इसको धक्का मारेगा, तो ये हमेशा जो लंग्स हैं वो खिंचे खिंचे रहेंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम का भी यही कारण है लगभग। आई बात समझ में? आ जाओ मेरे बेटा। तो यहां पर क्या है? देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग्स वॉल, कि जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव ऑब्वियसली बात है ना, 756 है। देख मेरे बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता था अगर इसकी जगह लिखा हुआ होता पॉजिटिव। क्लियर? आगे चलो भाई। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, ठीक है। एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स। अभी बताया भाई, लंग्स जो होते हैं वो कभी कोलैप्स नहीं होते। ये एनसीईआरटी ने अब खुद की लाइन दी है। इसका कारण क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। जब कोई बच्चा पहली बार जन्म लेता है तो जब वो चीख मार के रोता है, दहाड़ मार के रोता है, तो वो उसका फर्स्ट रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चा जब रोएगा तो डॉक्टर हंसेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि उसके द्वारा की गई डिलीवरी एकदम सफल हो चुकी है। और जब बच्चा रो रहा है तो उसने अपने ये सब कुछ फिनोमिना करके उसने अपने अंदर एयर को इनहेल करा है, जिसका वैल्यू होता है 1100 से 1200 ml। ये क्वेश्चन भाई बहुत आए तुम्हारे, बहुत आए ऐसे क्वेश्चन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 से 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। मुझे तो लग रहा है भाई यहां तक का मामला पूरा क्लियर है। और देखो आगे की कहानी। अब देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये जो कॉलम है इनको सेट करो। देखो यार, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक इंसान एक बार में नॉर्मली 500 ml एयर इनहेल करता है और 500 ml एयर एक्सहेल करता है। क्लियर है? ये बात पढ़ी हुई है हमने, इसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर ए क्या आ गया बेटा? थर्ड। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है भाई बी के लिए? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर कोई इंसान दम लगाकर सांस लेता है टीवी के अलावा तो उसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ये होता है 2500 से 3000। तो बी में आ गया फर्स्ट। सी की बात करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई इंसान टीवी के अलावा दम लगाकर और कितना सांस छोड़ सकता है? 1000 से 1100। तो इसमें आ गया बेटा 4। इसके बाद डी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो एयर तुम्हारे लंग से कभी बाहर नहीं निकलेगी, कितना? 1100 से 1200 सेकेंड। अब बता दो यार कहां पर है ये, कौन से ऑप्शन में है ये? सारे के सारे ऑप्शन, ए में थर्ड ये रहा, बी में सेकेंड, फर्स्ट, ये डी आ जाएगा। क्लियर? यस और नो? आगे देखो। तुम लोगों को इतना रैपिड रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारा पेपर है कुछ टाइम बाद। नीट का पेपर आ गया है, महीना भर भी नहीं बचा है, लगभग महीना भर है। तो इन्हें रैपिडली पढ़ो और यहीं से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। लगाओ दम। वेरी गुड, आ जाओ। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बात हुई है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कि भाई अगर तुम कोई ऐसा व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस डाल रहे हो, कोई उद्योग ऐसा कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आए। देखो मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। मेरे घर में कुछ समय पहले कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो जो मिस्त्री भैया आए थे ना, उन्हें एक प्रॉब्लम थी, वो सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते थे। वो अटक अटक के सांस लेते थे, कुछ ऐसे रुक रुक के सांस लेते और छोड़ते। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि यार मैं बहुत समय से ये मिस्त्री वाला जो काम कर रहा हूँ और धूल मिट्टी में मैं अपना ये जो काम करता हूँ, तो इस कारण मुझे ये बीमारी हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, इस बीमारी को किसमें कंसीडर किया जाएगा? ऑक्यूपेशनल डिजीज में। दूसरी बात, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है तो रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई। ठीक है, अगली बात, अगर इसी में अगर हम बात करें तो उन्हें हुआ क्या था? उन्हें यह हुआ था कि जैसे मिट्टी, धूल, सीमेंट, इसमें सबसे अधिक मात्रा में सिलिका ही तो होता है, और सिलिका से होने वाला रोग सिलिकोसिस। अरे रेत, मूर्तिकारों में यही तो रोग होता है।
ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। लेकिन बात करें एम्फाइसीमा, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर जो एक लाइफ स्टाइल के थ्रू आता है, सिगरेट पीने से आता है इस प्रकार। बॉटुलिज्म के बारे में बात करें तो ये बॉटुलिज्म एक प्रकार का फूड पॉइजनिंग है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में मेरे बेटा को पता होना चाहिए क्या होता है। जो हमारी एल्वलाई जो होती हैं दे गेट कोलैप्स। अगर एल्वलाई ही कोलैप्स हो गई तो जो रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो क्या लिख दें यहां पर, डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। दूसरा अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण प्रॉपर गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और जब इंसान सांस लेता छोड़ता है तो वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड और कुछ नहीं मेरे बेटा, विसिल साउंड से ही बना है शब्द वीजिंग साउंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बता क्या ख्याल है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलो, देखिए पूछा गया है, कुछ वैल्यू दी गई है आपको। टीवी का वैल्यू दिया हुआ है 500 ml, आपको ERV का वैल्यू दिया हुआ है 1000 ml और EC का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला है। बात ये कह रहा है कि यार तुम दम लगाकर एक बार में कितनी सांस निकालने की क्षमता रख सकते हो। भाई साहब टीवी मतलब कि टाइडल वॉल्यूम, ये तो हुआ नॉर्मल ब्रीदिंग से, नॉर्मल एक्सपायरेशन से, फिर उसके अलावा दम लगाकर और कितना लगा सकते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है 1000। लो इजी सा क्वेश्चन, 1500 ml आंसर आ जाएगा। और क्या चाहिए तुम लोगों को। हाँ, आगे देखो आपको एक क्वेश्चन आया था 2019 में, सिम्टम्स दिए थे, कुछ नहीं कहा था आपको, बस सिम्टम दे दिए थे और बोला था कि यार इस सिम्टम के हिसाब से क्या बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने मेरे बेटा अभी आपको वीजिंग साउंड के बारे में बताया, तो ये जो वीजिंग साउंड है मैंने बताया, ये जो सिम्टम जो होता है वो किसका होता है, अस्थमा का। और अभी मेरे बेटा को मैंने बताया कि अस्थमा की वजह से शायद इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। यस और नो। आगे देखो, देखें यार एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि ये कुछ 4 स्टेप दिए हुए हैं और पूछा है कि यार इसमें इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। छोड़ो यार जो लिख रहा है, तुम लोग मेरी बात सुनो। सबसे पहला स्टेप, हमारी जो प्राइमरी मसल्स हैं वो होती है हमारी डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है, आपकी थोरेसिक मसल और आपकी एब्डोमेन मसल को सेपरेट करने का। देखो ना यार, यहाँ तुम्हारे लंग्स हैं, यहाँ तुम्हारा लीवर है, यहाँ तुम्हारा स्टमक है और ये आपस में कोलैप्स ना हो जाएं, इसलिए बीच में एक सेपरेशन, डायफ्राम। तो जब भी आपको सांस लेना है, मतलब आपको अपने अंदर कुछ सांस भरना है, तो यार जगह तो होनी चाहिए। मान के चलो अभी ये डोम शेप ऐसा है कुछ, तो ये लो जी, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नीचे की तरफ पुल हुआ, ठीक है, एक जगह बन गई। दूसरा, तो सबसे पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, पहला स्टेप। दूसरा EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विच फाउंड द आउटसाइड ऑफ योर रिब्स, ठीक है, रिब्स के बाहर की तरफ पाई जाती हैं। सांस लिया, ये जो आपका जो थोरेसिक कैविटी है ये आपका डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ा, ठीक है। और इन सब के चलते हुआ क्या, आपके अंदर, समझ रहे हो, सांस लेने पर मतलब अभी एयर अंदर नहीं गई है, अभी थर्ड स्टेप इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और मेरा बेटा तो शायद फिजिक्स में इतना जानता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है कि मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर डाउन। बेटा डिफ्यूजन का मतलब तो मेरा बेटा जानता ही है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अगर प्रेशर डाउन है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कैसा है, हाई। और डिफ्यूजन के तहत एयर कहां जाएगी, अंदर आ जाएगी। यही तो होता है सांस लेने का प्रोसेस। अब देखो, सॉरी कलर दूसरा लेते हैं। हाँ भाई, तो आपसे पूछा इंस्पायरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है जी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, अरे EICM बिल्कुल होता है जी। तीसरा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, नहीं, ये तो इंक्रीज होता है, यहां से गलत हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, नहीं भाई प्रेशर डिक्रीज होता है, ये गलत हो गया। तो ए और बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो क्लियर है भाई मामला। आगे देखो, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 3% होता है प्लाज्मा से और 97% होता है हीमोग्लोबिन से।
ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो। अगर CO2 लो तो H प्लस भी लो, अगर H प्लस लो तो pH हाई, और टेम्परेचर इसके लिए मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन। यस और नो? ठीक है। तो अब यहां पर देखो यार, आपसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ भाई, ये देखो, हायर H प्लस कंसंट्रेशन इन एल्वलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कह रहा है कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन हाई है तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की। ना ना ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझ रहे हो ना, हीमोग्लोबिन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट बी आ जाएगा यार। क्लियर? आगे देखें, एक आपको दिया हुआ है द पार्शियल प्रेशर। ओके, एल्वलाई का पार्शियल प्रेशर पूछा यार, एल्वलाई में कितना होता है? मेरा बेटा जानता है एल्वलाई में, अरे अभी तो चर्चा करी है, शायद 104 और यहां 40। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास यही है। अच्छा, ये जो होता है ये किस में होता है? ये होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये जो होता है वो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, ये जो होता है ये होता है आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड में, और ये तो हमारा आंसर है, ये होता है एल्वियोलाई में। आप एक बात नोटिस करोगे, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, या तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से और दूसरा इस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, आओ यार और देखते हैं। वही आ गया फेवरेबल कंडीशन, देखो यार फिर आ गया यहां पर 2021 एंड अगेन 2021, एक ही जैसे दो क्वेश्चन आ गए यार। हाँ भाई, आपको फॉर्मेशन करना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर हाई, पार्शियल प्रेशर CO2 डाउन, H प्लस, ऑब्वियसली बात है CO2 डाउन तो H प्लस डाउन, और H प्लस डाउन तो pH ज्यादा। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की बात करें तो डाउन। अरे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, पास पास आने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो यहां पर बताओ यार ऑप्शंस में कौन सा होगा? हाई PO2, लो PCO2, लेस H प्लस, लो टेम्परेचर। पहला ही हो गया यार, पहला ही हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे आओ, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन आप इसे कर जाएंगे। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है, वो हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो उसे एल्टीट्यूड सिकनेस आती है। एल्टीट्यूड सिकनेस आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो होते हैं जब ऊंचाई पर जाते हैं, लेह लद्दाख मनाली, तो उल्टी आना, चक्कर आना, सर दर्द होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इसे कहा जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये प्रॉब्लम हुई है उसे, उसे सांस वांस अच्छे से नहीं आ रही, इसे उसे और भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है एल्टीट्यूड सिकनेस की। तो इसका रीजन क्या है? देखो सुनो, ये ए नाम का कोई इंसान है और ये बी नाम का इंसान है। ये ए नाम का इंसान जो है वो धरातल पर है, पृथ्वी पर है, मतलब पृथ्वी पर तो हम सब हैं, लेकिन ये इंसान अभी पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, समतल भाग पर है। और एक इंसान जो ये बी पर है, ये मान के चलते हैं ये माउंटेन पर है। ठीक है, अब आप देखो एटमॉस्फेयर का मामला, इसे तो इतना सा ही मिल रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे कम मिल रहा है और इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। और जिसे ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार, उसे ऑक्सीजन भी तो ज्यादा मिल रही होगी। और जिसे यहां पर ऊपर गए ऊंचाई पर, तो यहां देखो ना यार, इतना सा एटमॉस्फेयर या इतना सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊंचाई पर जाते हैं तो यार सारी की सारी जो गैसें होंगी कम हो जाएंगी। लो जी यार, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डाउन। और जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ऑफ डाउन, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन, तो मेरे बेटा शायद हमारी बॉडी के लिए अनफेवरेबल कंडीशन। और PO2 अगर डाउन तो शायद जो बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। अरे हाँ या ना? आ जाओ आगे देखो, अरे इसका आंसर तो देखो यार, शायद ए हो जाएगा। क्या बोल रहा है भाई कि ब्रीदिंग की जो डिफिकल्टी, मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाई एल्टीट्यूड पर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, तो बस इसी कारण तो हुआ ये सब कुछ। आगे आओ देखें भाई, अच्छा छोटा सा क्वेश्चन मतलब उम्मीद नहीं कर सकते इतना छोटू सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम करेंगे ऑप्शन का ऑपरेशन और पूरा ये जो क्या क्या बोला गया है इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें। देखो सुनो, ये बोल रहा है कि यार जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसमें एक ह्यूमन के पास 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और वो टिश्यू को कितना डिलीवर करेगा?
या बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सारी चीजें रिप्रेजेंट करी हैं, आप थोड़ा ऐसे देखें। हमारे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास ऑक्सीजन होता है 20 ml पर 100 ml ब्लड में, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में केवल देता कितना है बेटा, 5 ml ऑक्सीजन, मतलब टोटल ऑक्सीजन का ओनली 25%। और ऑक्सीजन क्यों दिया, ताकि वहां पर C6H12O6 को तोड़कर एटीपी जनरेट कर सके। अब एटीपी और वाटर का तो यूज बॉडी कर लेगी, लेकिन साथ में यहां पर बना एक और प्रोडक्ट है CO2, उसे बॉडी में रहना चाहिए, बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, बॉडी से बाहर, और बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये ब्लड में आएगा। नाउ दिस ब्लड इज बिकम डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और मेरे बेटा को पता होना चाहिए कि इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 4 ml CO2 होती है पर 100 ml ब्लड में। ये बात तो हुई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, लेकिन कभी वो हार्ड एक्टिविटी के बारे में पूछ ले तो ऑब्वियसली बात है उस दौरान आपकी बॉडी को ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करनी होगी। ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए तो यहां पर जो 20 ml ऑक्सीजन जो थी पहले और केवल 5 ml ही डिलीवर की जा रही थी, वो अब हो जाएगा 15 ml, यानी कि 75% ऑफ टोटल ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं MCQs लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आता भी है कि भाई 20 ml था, 5 ml दिया, 15 ml का क्या करा। ये जो 15 ml ऑक्सीजन है वो एक्ट करती है एज ए रिजर्वर, कि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो वो डिलीवर की जा सके किसी टिश्यू को। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे आ जाओ। कंडक्शन पार्ट के बारे में पूछा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन कंडक्शन पार्ट का नहीं है। कंडक्शन पार्ट क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में दो तरह के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बांटा गया है। एक तो होता है कंडक्शन पार्ट, जो कि आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यहां से लेकर आपके टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक पाए जाते हैं। पहली बात, इनका काम क्या होता है, जो आपने एयर इनहेल करा है उसमें पाए जाने वाले जो भी फॉरेनर पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उन सबको ट्रैप कर लेना, पहला। दूसरा, आपके अंदर गई जो एयर है वो आपके बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल हो जाए। क्यों सर, ऐसा क्यों? मेरे बेटा तेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और जो तूने एयर इनहेल करी है क्या पता उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो। तो बॉडी के एंजाइम के साथ जब वो ये जो गैस जब तेरी बॉडी में घुलेगी, तेरे ब्लड में जब जाएगी, तो शायद हो सकता है तेरी बॉडी के एंजाइम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वो अच्छे से काम ना कर सके। अरे हमने पढ़ा है ना कि हमारे एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, हो ही नहीं पाएगा। तीसरा, एयर को ह्यूमिडिफाई करना। कभी देखना तुम अपने किसी फोन वगैरह को ऐसे करके देखना, तो आप पाओगे कि यार वहां पर कुछ ह्यूमिडिफिकेशन हो गया है। तो क्या है, जो एयर है वो ड्राई ना रहे, उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो, उसे ह्यूमिडिफाई करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो सारे काम होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? आपके कंडक्शन पार्ट के। और जो एल्वलाई होती है उसका काम होता है कि भाई तुमने बस अब मेरे को एयर दे दी ना साफ सुथरी छान छून के, अब इसे मैं दे देती हूँ ब्लड को, और ब्लड में पड़ी CO2 को मेरे पास ले लेती हूँ। और तो ये काम होता है एक्सचेंज पार्ट का, जो इसमें आती है एल्वलाई। तो प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन एंड CO2, ये जो काम होता है बेटा, ये काम होता है एल्वलाई का, एक्सचेंज जोन का। बाकी जो काम है एयर को ह्यूमिडिफाई करना, हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इनहेल की गई एयर को सेट करना, इसके अलावा जो फॉरेनर पार्टिकल हैं उन्हें ट्रैप करना, या एयर को जो भी आप एयर जो ले रहे हो उसे क्लीन करना। तो ये जो सारे काम हैं वो होते हैं आपके कंडक्शन पार्ट के। लेकिन आपसे पूछा है नॉट, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, क्योंकि ये काम होता है एल्वलाई का, और एल्वलाई इसमें इंक्लूड नहीं होती। एल्वलाई इंक्लूड होती हैं आपके एक्सचेंज पार्ट में। इज दैट क्लियर? आ गया हो? अच्छा, एक्सचेंज पार्ट में नॉट ओनली एल्वलाई बट ऑल्सो एल्वुलर डक्ट, तो इसमें लिख देते हैं प्लस एल्वुलर डक्ट। एनसीईआरटी की लाइन है भैया। एल्वुलर सैक भी होता है लेकिन अभी इतना नहीं जानते। आ जाओ यार, 2023 पर पहुंच गए भैया। ठीक है, आप देखो बार बार वही चीज आ रही है यार। वाइटल कैपेसिटी पूछी है आपसे। वाइटल देखो, अक्सर मैं इस क्लास को ऑफलाइन में ऐसे बताता हूँ, वाइटल यानी कि जिंदा, जीवित। जीवित होकर तुम क्या कर सकते हो? हमें पता है हम हमारी RV रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, जिसका वैल्यू होता है 1200 ml। लेकिन इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं सर? इसके अलावा हम टीवी कर सकते हैं, ओके, जिसका वैल्यू होता है 500 ml। सर इसके अलावा जब तक हम जिंदा हैं हम दम लगाकर सांस भी ले सकते हैं, मतलब तुम IRV भी कर सकते हो, वेरी गुड, जिसका वैल्यू होता है 2500 से 3000।
सर इसके अलावा हम जब तक जिंदा हैं हम सांस को दम लगाकर छोड़ भी सकते हैं, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV मतलब 1000 से 1100 ml। ठीक है, तो इन तीनों की जो वैल्यू होती है उसे कहा जाता है बेटा वाइटल कैपेसिटी VC। और अगर इनके साथ हम ऐड कर देते हैं इन चारों को तो ये हमारी बन जाती है टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। इसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मत समझ लेना, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी जिसकी वैल्यू अराउंड 6000 के आसपास होती है। क्लियर? तो अब आ जाओ यार ऑप्शन में, देखो ना, देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन है, काहे को चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करते हो, चलने दो इन्हें, आ जाओ। तो कौन सा हो जाएगा भाई अपना, हाँ थर्ड हो जाएगा अपना IRV, ERV और TV। क्लियर है? यस और नो? चलो समाप्ति की ओर है, मजेदार तरीके से पूरा सेशन कंप्लीट। देखो भाई तुम्हारे अगर ये क्वेश्चन अगर इवन करके भी चले गए, वीडियो देख के ही चले गए ना, और तुम्हें पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है तो तुम्हारा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। आओ यार, पूछा गया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती क्या है कि तुम दम लगाकर प्लस नॉर्मली कितना सांस छोड़ सकते हो, तो ये होता है बेटा TV प्लस ERV, पहली बात। दूसरी बात फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, कि जब किसी इंसान ने नॉर्मली सांस छोड़ दिया तो नॉर्मली सांस छोड़ देने के बाद उसके लंग्स में कितना एयर रह गया, बेटा वो होता है उसका FRC। सॉरी FRC तो ये है, वो होता है उसके पास एक तो RV जो हमेशा बना रहेगा और एक होता है ERV। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी अभी बताया आपको TV प्लस IRV प्लस ERV। इसके अलावा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सांस लेने की, अंदर लेने की कैपेसिटी TV प्लस IRV। अब देख लो यार ये सारे ऑप्शन कहाँ कहाँ पर तुम्हें मैच कर रहे हैं। ऑप्शन में देखते हैं TV प्लस, चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन गिवन। ठीक है, किसके बारे में पूछा है? ओके ओके, मैच करना है इनको। आओ यार, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अच्छा ओके, ये कुछ ऐसा मैच करना है। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी लगाओ भाई दिमाग मेरे को। तो क्या पास जब इस पर पास रहते हैं ना तो चीज़ें थोड़ा सा दिखती कम है। तुमने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए शायद 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक है, तो बस तो ये 25 सेंटीमीटर मेरा बन नहीं पा रहा। आओ करो मेरी हेल्प। TV प्लस ERV कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा भाई। उसके बाद RV प्लस ERV कहाँ लिख रहा है भाई? RV प्लस ERV ये लिख रहा। क्लियर। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी कहाँ लिख रही है भाई? ये चीज़ें ये लिख रही, हटाओ। TV प्लस IRV ये लिख रहा, हटाओ यार। क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो तुम यूं ही कर लोगे यार चलते फिरते। आओ अगला क्वेश्चन पूछा है भाई आपसे कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज अबाउट 20 to 25% CO2 जो होती है वो हीमोग्लोबिन द्वारा लेकर ले जाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब एमीन हीमोग्लोबिन। कोई समस्या नहीं है। कार्ब एमीन हीमोग्लोबिन से 20 से 25% ली जाती है। और दूसरा है, अब क्यों ली जाती है? ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उसे जल्दी से ले जाएगा। तो यहाँ पर PCO2 जो होता है वो कितना होता है? 45, और PO2 जो होता है कितना होता है? 40। तो यहाँ पर यही इसका रीजन बन जाएगा। कहाँ पर है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन? हटाओ जी, सिंपल सी बात है। आओ देख रहे हो फिर से एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, 2025 में लास्ट ईयर जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एम्फाइसीमा के बारे में, मतलब 3-4 डिजीज थे अलग अलग टॉपिक के, उसमें एक एम्फाइसीमा भी था। तो आप देखो कि एम्फाइसीमा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये रीनीट हुआ था, उसमें कोई ये ग्रेस मार्क्स होंगे तो उस हिसाब से कोई क्वेश्चन है। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में पूछा है। होता क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम? सुनो मेरी बात, कोई भी इंसान जो होगा वो सॉरी कोई भी इंसान, कुछ एयर की मात्रा उसके लंग्स में हमेशा बनी रहेगी। जो मैंने कहा वो फर्स्ट ट्राई के दौरान होती है, वो होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, जिसे चाहे वो कितना भी दम लगा ले लेकिन वो निकलेगा नहीं, पहला। दूसरा वाइटल कैपेसिटी, मैंने बताया कोई इंसान एक बार सांस छोड़ देने के बाद मैक्सिमम कितना एयर अपने अंदर ले सकता है। सारा सांस छोड़ देने के बाद, मतलब अब बस लंग्स में RV रही है तो यार वो तो TV भी ले सकता है, वो तो
ERV भी ले सकता है, वो तो IRV भी ले सकता है। तो वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है भाई? तो दम लगाकर सांस निकालने की क्षमता। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल, ये लो जी भैया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड एयर आफ्टर नॉर्मल ऑफ एयर एक्सपायर्ड, मतलब कि आपने नॉर्मल तरीके से सांस निकाल दिया और उसके साथ आप और कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछा गया है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ऑफ एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान आप कितनी एयर को इन आउट कर सकते हो। 500 ml इसका वैल्यू होता है। लो जी, ये कहानी थी हमारी 2013 से लेकर 2024-25 तक की कहानी, ठीक है। इस सारणी को अगर मैं और मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ से देखो, मैंने इसलिए इसमें एक नहीं लिखा कि यहाँ से जो क्वेश्चन था वो 4 अलग अलग टॉपिक में से एक था, एम्फाइसीमा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें आपके साथ एकदम सेट हैं। इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो और मज़ेदार तरीके से अपनी स्टडी करो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, संभव हुआ तो उसका आंसर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच।